हेलो एंड नमस्कार। आप सभी यंग तथा भावी जज साहब को मेरा सुरेंद्र वर्मा का वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 45 ऑफ 1860, 1860 का 45वां एक्ट। आईपीसी शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक भय नहीं दिखाओगे तब तक प्रीत नहीं होगी। अर्थात जब तक आप डर नहीं दिखाओगे ना, तब तक कोई भी व्यक्ति गलत काम को करने से परहेज नहीं करेगा। यदि गलत काम को करने से रोकना है तो उसको किसी चीज का डर दिखाना होगा, किसी चीज का भय दिखाना होगा। वो अलग बात है कि गलत काम को करने से रुपए बड़ी आसानी से कमाए जा सकते हैं और जो सुख सुविधाएं हैं बड़ी आसानी से कमाई जा सकती है, लेकिन ये बात केवल तभी लागू होती है जब तक कानून नाम की चिड़िया आसमान के अंदर उड़ नहीं रही होती है। लेकिन यदि आज की हम बात करें तो केवल कानून नाम की चिड़िया ही नहीं, बाज, गिद्ध या मैं ये कहूँ इन सब की एक टोली जो है, बहुत बड़ी टोली जो है, ये आसमान के अंदर उड़ारी मारती रहती है और हर टाइम हर अपराधी के ऊपर कड़ी नजर रखी रहती है कि कब कोई अपराध करे, कब हम उसको पकड़ें। तो आज के टाइम में कानून की नजरों से बच पाना मुश्किल है। तो अपराध करने वाले लोगों के मन में भय दिखाने के लिए ही कानून का निर्माण किया गया है और उसी तरह का एक कानून है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी जो क्लासेस वीडियोज थी, दूसरी पहले इंट्रोडक्शन वीडियोज आपने देख भी रखी होंगी, उन वीडियोज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जुडिशरी का सिलेबस है ना, वो सिलेबस किसी एक बेयर एक्ट तक सीमित नहीं है। उस सिलेबस ने अपने पांव जो हैं अलग अलग बेयर एक्ट के अंदर पसार रखे हैं। जैसे लगभग 22 बेयर एक्ट हमारे आरजीएस के एग्जाम के अंदर आते हैं और लगभग किसी हर स्टेट की हम बात करें, किसी भी स्टेट के अंदर 20-22 बेयर एक्ट आते ही आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम केवल एक बेयर एक्ट को लेकर बैठें और हमारे दिमाग के अंदर ये हो कि हम इस बेयर एक्ट को बड़े अच्छे से कर देंगे? अगर हम ये सोचते हैं तो हमारी बड़ी ही गलतफहमी है, क्योंकि हर बेयर एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन, कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी दूसरे बेयर एक्ट के किसी न किसी सेक्शन या किसी न किसी पार्ट के साथ रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, उनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन है। आज तक हम जो सबसे बड़ी गलती करते आ रहे हैं वो हमने ये गलती की थी कि हमने उस रिलेशन को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। यदि आज भी हम वैसे ही पढ़ते गए, हमने यदि उन रिलेशन के बारे में नहीं सीखा, नहीं जाना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी हम अपने आप के मोड़ ले रहे हैं, या मैं ये कह दूं कि हम अपने पांव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं यदि हम उन रिलेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज से हम जो आईपीसी करने वाले हैं या पूरा यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं जो कुछ भी आपको कराऊंगा, जो भी एक्ट मैं आपको करवाने वाला हूं, हर एक्ट को मैं इसी तरीके से करवाने वाला हूं कि इस एक्ट का दूसरे एक्ट के अंदर कहां पर रिलेशन है, मतलब कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है, इस बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें जानकारी होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर जो है ना, ओवरऑल हमसे यही जानना चाहता है कौन सा सामान कहां पर रखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता। आपने एलएलबी कर रखी होगी, उसके बाद एक एग्जाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम, वो पास करना जरूरी है। यदि वो पास नहीं करते तो वकालत नहीं कर पाते हो। और उस एग्जाम के बारे में आपको ये भी पता होगा कि वो एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है। उस एग्जाम के अंदर आप किताब ले जा सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस एग्जाम के अंदर किताब लेके जाने की परमिशन क्यों दी गई है? क्या वो फर्जीवाड़ा है? क्या वो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए वो एग्जाम लिया जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक वकील बनने के लिए आपके अंदर जो पहला गुण होना चाहिए ना, वो ये गुण होना चाहिए कि कौन सी बात कौन से एक्ट के अंदर कहाँ लिखी गई है, कम से कम ये बात आपको पता हो। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम है वो आपसे केवल यही जानना चाहता है कि आपको ये तो पता होना कि कौन से बेयर एक्ट के अंदर कौन सा अपराध या कौन सी डेफिनेशन जो है वो कहाँ पे लिखी गई है। यदि उस एग्जाम के अंदर आप बड़ी बड़ी किताबें लेके चले जाओ, बड़े बड़े ऑथर की बुक लेके चले जाओ, वहां पर जाके आप बैठ जाओ एग्जाम देने के लिए, और आपको ये पता ही नहीं है कि जो पूछा गया है वो कौन से एक्ट में, कौन से पेज के ऊपर या कौन से चैप्टर के अंदर है, कौन से सेक्शन के अंदर है, क्या आप एग्जाम कर पाओगे?
उस एग्ज़ाम के अंदर केवल आप बेयर एक्ट लेके जाओ तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाता है। अर्थात एडवोकेट का जो गुण है वो गुण क्या होना चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कौन सी बात कहाँ रखी गई है, कहाँ लिखी गई है। और ये जो बात है ना, ये बात आप गांठ बांध लेना, न केवल प्री एग्ज़ाम के लिए, न केवल मेन एग्ज़ाम के लिए, आपको ये बात तब तक अपने माइंड को बताते रहनी है, तब तक आपने अपनी स्टडी के अंदर इस बात को इम्प्लीमेंट करते रहना है, जब तक आप इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यू कक्ष के अंदर घुस नहीं रहे हो। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तब तक आपको जो इंट्रा बेयर एक्ट लिंकिंग है उसको करना ही करना पड़ेगा। इंटर बेयर एक्ट लिंकिंग जो है उसको करना ही करना पड़ेगा। यदि हमने ये नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे। क्या मिस कर देंगे? यदि हमने लिंकिंग नहीं की ना एक एक्ट के दूसरे एक्ट के साथ, तो हम कनेक्शन को मिस कर देंगे कि कौन से सेक्शन का कनेक्शन किस सेक्शन तक था। और यदि हमने इस कनेक्शन को मिस कर दिया तो हम किस चीज को मिस कर देंगे? हम केवल एक एक्ट तक ही सीमित होकर रह जाएंगे। यदि एक एक्ट तक सीमित होकर रह गए तो हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कभी नहीं कर पाएंगे। और यदि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यदि हम नहीं कर पाए तो हम जैसे कल थे वैसे ही आज हम होकर रह जाएंगे। मतलब कि इतनी उछल कूद करने के बाद रिजल्ट क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है कि हम जितनी मेहनत करें उस मेहनत का 100% आउटपुट मिले हमें, और हमने जो सपना देखा है हम उस सपने तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं। तो हमें इंटर बेयर लिंकिंग मेथड करना ही करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं आईपीसी की, तो क्या आईपीसी केवल आईपीसी तक ही सीमित है? क्या केवल इसी एक एक्ट तक सीमित है? क्या दूसरे एक्ट के अंदर इसने अपने हाथ पांव नहीं मार रखे? क्या? हमेशा याद रखना, आईपीसी ने ब्रांच जो अपनी है हर एक्ट के अंदर खोल रखी है। चाहे कोई सा भी एक्ट आप उठा के देख लो, आईपीसी सीआरपीसी आप पढ़ रहे हो तो वहां पे आपके आईपीसी काम आने वाली है। इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो आईपीसी काम आने वाली है। जेजे एक्ट पढ़ रहे हो तो आईपीसी काम आने वाली है। यदि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ रहे हो तो वहां पे आईपीसी काम आने वाली है। या जितने भी क्रिमिनल एक्ट आप पढ़ रहे हो वहां पर आईपीसी का नॉलेज काम आने वाला है। तो जब आप आईपीसी पढ़ रहे हो, आप आईपीसी पढ़ते टाइम यदि कोई डेफिनेशन पढ़ते हो, कोई सेक्शन पढ़ते हो, और उस टाइम आपको ये याद आ जाता है कि ये उस एक्ट के अंदर भी इस वर्ड का यूज किया गया है, उस एक्ट के अंदर भी इस बात को लिखा गया है या इस डेफिनेशन का यूज किया गया है, तो आप सबसे पहले ये काम करो कि जल्दी से उस एक्ट को खोलो और उस सेक्शन को आप जल्दी से पढ़ डालो। चाहे आप उसको गहराई से पढ़ो या न पढ़ो, चाहे आप उसको उतना डीपली जाके पढ़ो या न पढ़ो, लेकिन एक बार आप उस सेक्शन को पढ़ डालो ताकि आपके माइंड के अंदर ये आ जाए कि ये बात वहां पर रखी गई है। इसका फायदा क्या होगा? इसका ये फायदा होने वाला है, जब आप उस एक्ट को पढ़ रहे होंगे तब आपके माइंड के अंदर पहले से ही होगा कि यहाँ पर ये बात आने वाली है, ये बात आने वाली है, ये बात आने वाली है। और जैसे ही वो बात आपके सामने आएगी आप उसको इतनी गहराई से पढ़ोगे, उतनी कंप्रहेंसिव पढ़ोगे, उतनी उसको फिनिशिंग टच देते हुए पढ़ोगे कि आपके माइंड के अंदर वो बात हूबहू छप जाएगी और आपके माइंड से कभी वो बात बाहर नहीं निकलने वाली। जो लोग ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं और जो 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं, उनके लिए ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। आप ट्राई करके देखना, अगली बार कामयाबी आपके कदमों को चूमने लगेगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं ना, तो हमारी नज़र जो है ना, यह हमारा जो तरीका है वो एक चोर के जैसा तरीका होना चाहिए। अब आप कहोगे सर चोरी करना सिखा रही हो हमें? तो नहीं, चोरी करना नहीं सिखा रहा मैं। ये नहीं कह रहा आप चोरी करो, मैं ये कह रहा हूं एक चोर जो है ना, चोर एक तरीका अपनाता है, हमें उस तरीके को अपनाना चाहिए हमारी स्टडी के लिए। कौन सा तरीका अपनाता है? चोर ने यदि कहीं चोरी करनी है ना तो उससे पहले वो रेकी करता है। तो चोर का जो रेकी करने वाला तरीका है ना, वो तरीका हमें हमारी लॉ के फील्ड में अपनाना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? चोर ने जिस घर में चोरी करनी है, चोर उस घर की एक एक चीज कहाँ रखी हुई है, एक एक रास्ता कौन सा हो सकता है, चोर रास्ता कौन सा हो सकता है, मेन रास्ता कौन सा हो सकता है, मैं किस चीज को उठाऊंगा, चोरी करके कहाँ भागूंगा, एक एक चीज को ऑब्जर्व करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और जब उसको तसल्ली हो जाती है ना और फुल प्रूफ उसका प्लान बन जाता है, तब जाके वो चोरी करता है।
अर्थात वो एक एक चीज को पहले देखता है, कौन सी चीज कहाँ पे रखी गई है, किस चीज का लिंक कहाँ से हो सकता है, किधर जाऊं, कैसे जाऊं, कहाँ मैं बाहर निकल सकता हूं। सेम इसी तरीके को हमने हमारी स्टडी के अंदर यूज करना है। और जिस तरह से उस चोर ने पार की नजरों से हर कोने को छान मारा था, इसी तरह से हमने हर सेक्शन को पढ़ने के लिए या डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हर एक्ट के हर कोने को छान मारना है। यदि हमने इस तरीके से स्टडी की तो हमारे पास हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से याद होता चला जाएगा। इसी मेथड से हम आज तैयारी करने वाले हैं आईपीसी की। आईपीसी को एक एक करके हम आईपीसी का हर सेक्शन करेंगे, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 511 करेंगे और बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आईपीसी करने से पहले मैं थोड़ा सा लिंक करता हूं आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन से। मैं आईपीसी शुरू करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे एक पार्ट आता है। अभी आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां घुस गए आप पूछ सकते हो सर आईपीसी पढ़ा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बीच में कहाँ ला रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन हर एक चीज़ जो यहाँ बताई जा रही है उसका कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है, कुछ न कुछ लिंक जरूर है, जो आपको आगे आने वाले थोड़े ही टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो बताया जा रहा है उसका मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट आता है, पार्ट नंबर 11। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी 22 पार्ट के अंदर बांटा गया है। कुल मिला के 25 पार्ट है, लेकिन 22 पार्ट के अंदर बांटा गया है। जो पार्ट नंबर हमारा 11 है वो हमारे पास आर्टिकल नंबर 245 से लेके 263 तक है। और उसमें क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट में लिखा गया है यूनियन तथा स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, संघ तथा राज्य के बीच में विधायकीय तथा कार्यपालिकीय संबंध, इनका वर्णन कहाँ किया गया है हमारे पास पार्ट नंबर 11 के बीच में। यदि स्पेसिफिक मैं करूँ इस पार्ट को, यदि मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास पहला पार्ट बनता है 245 से लेकर 255 का, जिसमें लेजिस्लेटिव या विधायकीय जो संबंध है उनके बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा जो पार्ट बनता है हमारे पास 246 से लेकर 256 से लेके हमारे पास 263 का, उसमें हमारे पास बात की गई है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। तो यदि हम इस पार्ट को देखते हैं 245 से लेके 255 के पार्ट को देखते हैं तो इस पार्ट में हमारे पास वर्णन आता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस मतलब विधि का निर्माण कैसे किया जाएगा इंडिया के अंदर, विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसका वर्णन हमारे पास कहाँ आता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस पार्ट नंबर 11 के अंदर। और कहाँ से कहाँ तक है, 245 से लेके 255 के बीच में। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई भी एक्ट पढ़ें तो सबसे पहले हमें उस एक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए इसको बनाने वाला कौन है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसको बनाने की पावर जो है, जिस भी अथॉरिटी ने बनाई है उस अथॉरिटी को ये पावर किसने दी है, कहाँ से मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविज़न है जो उसको ये पावर देता है। और उसके बाद में कार्यपालिका का, इसमें जैसे विधायिका जो है, लेजिस्लेचर जो है, उसका काम तो ये है कानून बना देना। उसके बाद जो है उस एक्ट के अंदर या तो जुडिशरी का रोल आता है, न्यायपालिका का रोल आता है। आपको पता है 3 पिलर है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ने कानून बना दिया, उसका काम खत्म हो गया। उसके बाद 2 पिलर बचते हैं, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। या तो उसमें जो वर्णन आएगा कार्यपालिका का आएगा, भी कार्यपालिका ये काम करेगी, ये काम करेगी, ये काम करेगी, या उसके अंदर वर्णन किसका आएगा, जुडिशरी का। तो इन सब का हमें आइडिया एक बार होना चाहिए। यदि इन सब का आइडिया हमने ले लिया तो आगे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी उस एक्ट को पढ़ने में, समझने के अंदर। और ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आरजीएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आईपीसी को बनाने की अथॉरिटी जो है वो सेंटर को या स्टेट को या जो भी हम पढ़ेंगे कौन सी गवर्नमेंट बनाती है, कौन बनाता है, उसको अथॉरिटी कहाँ से मिली गई है। तो उन क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ से। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है उसका वर्णन हमारे पास मिलता है। और जब लॉ मेकिंग प्रोसेस को हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर लॉ मेकिंग प्रोसेस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चलो मैं इस चार्ट को ऊपर लेता हूँ, यहाँ से हटा के मैं इस चार्ट को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ तो बड़ा चार्ट बनेगा थोड़ा। तो इंडिया के अंदर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, लॉ मेकिंग प्रोसेस
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो है वो है कि लॉ जो बनाए जाते हैं वो एरिया वाइज बनाए जाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से, टेरिटरी की हम बात करते हैं। और दूसरा जो है लॉ, उनको हम डिवाइड किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विषय वस्तु के आधार पर। या तो लॉ को डिवाइड किया जाता है एरिया वाइज, या लॉ को डिवाइड किया जाता है किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पे। एरिया वाइज की यदि हम बात करते हैं तो इसका वर्णन मिलता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 245 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। और यदि इसका हम बात करते हैं तो इसका जिक्र हमें मिलता है आर्टिकल नंबर 246 के अंदर। और आपको ये भी पता होगा आर्टिकल नंबर 246 है, यही बाद में क्या बनता है? शेड्यूल नंबर 7 बनता है। और शेड्यूल 7 के अंदर 3 सूचियां हैं, उन 3 सूचियों का वर्णन करेंगे। उससे पहले हम 245 की बात करते हैं। यदि कोई एरिया वाइज कानून है तो उसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एरिया क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है विद इन इंडिया, ऐसा हमने कानून बनाना है जो इंडिया के अंदर ही इंप्लीमेंट होता है। और दूसरा कानून ऐसा है जो बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर के लिए बनाना है। तो पहला तो है यदि हमने इंडिया के लिए कानून बनाना है, विद इन इंडिया कानून बनाना है हमने। और दूसरा क्यों है? बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर, यदि हम बाहर के लिए यदि हमने कानून बनाना है तो विद इन इंडिया जो कानून बनाने की पावर जो हमें दी हुई है वो स्टेट को भी दी हुई है और सेंटर को भी दी गई है। यदि मैं बात करता हूं तो संघ को भी दी गई है और किसको दी गई है? स्टेट को भी दी गई है, राज्य को भी दी गई है। और आप ये जानते हैं संघ के अंदर कानून कौन बनाता है? संघ में ये पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को, और स्टेट के अंदर ये पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को। ये कहां पर लिखा गया है? ये हमारे पास है आर्टिकल नंबर 245(1) के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल यदि याद होते जाए तो याद कर लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारे सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके अंदर हम दोबारा से ये पढ़ने वाले हैं, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये कि ये बात हम फिर पढ़ने वाले हैं। तो एरिया के अंदर जो पावर जो है या तो पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट बनाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो कानून इंडिया के अंदर बनाए जाते हैं उसकी पावर केवल दो ही अथॉरिटी के पास है, या तो पार्लियामेंट के पास है या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, विधानमंडल के पास है। अब आप कहोगे सर नहीं, राष्ट्रपति के पास भी वो अध्यादेश बनाता है, अध्यादेश जारी करता है जी, ऑर्डिनेंस देता है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश दे देता है, टाइम टू टाइम जजमेंट सुनाता है, वो भी हमारे पास यहाँ पर जो है लॉ की जो इफेक्टिविटी रखते हैं। यदि मैं प्राइमरी बात करता हूं तो केवल पार्लियामेंट और कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर है, केवल वही कानून बना सकती है। ध्यान से देखना, सुप्रीम कोर्ट तो तब अपना कोई ऑर्डर सुनाता है, जजमेंट सुनाता है या जजमेंट के कोई कानून की बात करता है जब पार्लियामेंट ये काम नहीं कर रही हो, विधानसभा ये काम नहीं कर रही हो, उन्होंने बनाना ही छोड़ दिया, ढीठ हो गए वो कि हम ऐसा काम नहीं बनाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भैया आपको ये कानून बनाना चाहिए और ये हमारा कानून है। और यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं या राज्यपाल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति या राज्यपाल तो केवल सीमित टाइम के लिए बनाते हैं। आपको पता है जो अध्यादेश है वो केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, और वो उस टाइम तक है जब तक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हमारी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, काम नहीं कर रही है। जैसे ही इनका सेशन आएगा वैसे ही उसमें क्या होगी? वोटिंग होगी। वो उसकी जो 6 वीक की वैलिडिटी है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनको नहीं लेते हैं, केवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ही इंडिया के अंदर कानून बनाने की पावर रखती है। और ये पावर 245 के अंदर दी गई है। विद इन इंडिया किसको दी गई है? पार्लियामेंट को भी दी गई है, स्टेट को भी दी गई है। और यदि बियॉन्ड इंडिया की हम बात करते हैं, भारत के बाहर यदि कोई इंप्लीमेंट होने वाला कानून बनाना है तो उसकी पावर केवल और केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इसकी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। और ये हमारे पास कहाँ लिखा गया है? 245(2) के अंदर। तो ये तो बात थी हमारी, जो हम कानून बनाते हैं, कौन सा कानून? टेरिटरी वाइज कानून बनाते हैं तो उसके बारे में क्या लिखा गया है। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पे 246 के अंदर लिखा गया है। और 246 जैसे मैंने आपको बताया, इसको कितने पार्ट में बांटा है हमने? 3 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट हमारे पास है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। दूसरा पार्ट हमारे पास है स्टेट लिस्ट, कौन सी सूची? राज्य सूची। और तीसरा पार्ट हमारे पास है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची।
आप सभी जानते हो कि हमने इसको 3 पार्ट में बांटा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे पास 97 एंट्रीज है, स्टेट लिस्ट में हमारे पास 66 एंट्रीज है और कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास 47 एंट्रीज है। और आप सभी जानते हो यूनियन लिस्ट के अंदर जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है कि यूनियन लिस्ट के जितने भी मैटर है उन पे कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जितने मैटर है उन पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। और जो कंकरेंट लिस्ट है इस पे कौन बनाता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट में थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आता है, बाद में हम पढ़ते हैं, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। 2 कंडीशन ऐसी है जहां पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, यदि इमरजेंसी लगी हुई है तब कौन बना सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में दिक्कत नहीं है, स्टेट लिस्ट में दिक्कत नहीं है। हम आ जाते हैं कौन सी लिस्ट के ऊपर, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। कंकरेंट लिस्ट पे समवर्ती सूची में यदि कोई विषय है तो उस पे पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और कानून कौन बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। यदि हम समवर्ती सूची को ध्यान से देखें तो हमारी नज़र जो है, जब हम आईपीसी को पढ़ रहे हैं या क्रिमिनल कोड को पढ़ रहे होते हैं, तब हमारी नज़र स्पेसिफिकली 3 जो एंट्रीज है, 3 एंट्रीज के ऊपर जाती है। वो एंट्रीज कौन कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट की मैं 3 एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, मैं यूनियन लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कंकरेंट लिस्ट की 3 एंट्रीज की मैं बात करता हूं। पहली एंट्री है इसकी एंट्री नंबर 1, दूसरी एंट्री है इसकी एंट्री नंबर 2 और तीसरी जो एंट्री है इसकी वो है एंट्री नंबर 12। आज आप घर जाके क्लास खत्म हो उसके बाद देखना आप अपना सेशन खत्म होने के बाद कि कंकरेंट लिस्ट के लिए एंट्री नंबर 1 क्या कहती है, एंट्री नंबर 2 क्या कहती है, एंट्री नंबर 12 क्या कहती है। क्या क्या लिखा हुआ है उससे पहले मैं आपको बताता हूं। जो हमारा क्रिमिनल कोड जो है ना, या क्रिमिनल एक्ट जो हमारा है, वो मोस्टली 2 पार्ट में बंट जाता है। पहला है मेजर एक्ट और दूसरी है हमारे पास माइनर एक्ट। माइनर एक्ट की यदि मैं बात करता हूं तो बहुत से छोटे छोटे एक्ट बने हुए हैं, जैसे जेजे एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, बालकों का आपराधिक संरक्षण जो आपने सुना होगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये सुना होगा आपने। पोक्सो एक्ट के बारे में सुना होगा या आपने सुना होगा महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण। तो ये बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो हमारे पास क्रिमिनल के मामले में माइनर एक्ट हैं। लेकिन मेजर एक्ट की यदि हम बात करते हैं तो 3 हमारे पास मेजर एक्ट आते हैं। एक आता है इंडियन पेनल कोड, दूसरा आता है हमारे पास सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा आता है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इन तीनों एक्ट के बारे में जिक्र किया गया है एंट्री नंबर 1 में, एंट्री नंबर 2 में और एंट्री नंबर 12 में। एंट्री नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ऑफेंस क्रिमिनल लॉ। क्या लिखा हुआ है, ऑफेंस क्रिमिनल लॉ। यदि मैं बात करता हूं ऑफेंस क्रिमिनल लॉ, जो मेजर एक्ट है इंडिया के अंदर कौन सा है, आईपीसी। कौन सा है भाई, आईपीसी। आईपीसी 1860। यहीं पर आप याद कर लो कि आईपीसी जो है वो लागू कब हुआ था, एनफोर्स कब किया गया था इंडिया के अंदर, 1/1/1882। कौन सा एक्ट कब लागू हुआ है, इसकी तारीख बहुत बार पूछी गई है। मोस्टली जो प्री एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर बहुत बार उसकी तारीख पूछ ली जाती है और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर का एक्ट था। तो ये 1860 का 45वें नंबर का एक्ट था। जब जो विधायिका कानून बना रही थी तो 1860 में 44 कानून पहले बन चुके थे, 45वें नंबर का कानून था हमारा इंडियन पेनल कोड। और इसको इन्फोर्स कब किया गया, लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1882 को। एंट्री नंबर 2 क्या कहती है, एंट्री नंबर 2 हमारे पास कहती है प्रोसीजर क्रिमिनल। और इसका आपको पता है प्रोसीजरल कोड कौन सा हमारे पास है क्राइम के अंदर, सीआरपीसी। और ये कब का है हमारे पास, 1973 का कोड है। और एंट्री नंबर 12 जो है वो किसके बारे में बात करती है, वो बात करती है एविडेंस के बारे में। एविडेंस एक्ट कब का है हमारे पास, 1872 का। एविडेंस एक्ट है हमारे पास 1872 का। और एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था आपको पता होगा, एविडेंस एक्ट लागू हुआ था 1 सितंबर 1872।
1 सितंबर 1872। जो जो चीज़ें आपको क्लास के साथ साथ याद रह रही है या जिस चीज़ को याद करने का आपको मौका मिल रहा है, जिस फैक्ट को याद करने का मौका मिल रहा है, आप उस फैक्ट को उसी टाइम, जैसे मैंने आर्टिकल बताया यहाँ पर 245(1), 245(2), उसके बाद में 246 बताया, शेड्यूल 7 बताया, तीनों लिस्ट के अंदर कितने कितने सब्जेक्ट हैं ये मैंने बताया, कौन सा कोड कब लागू हुआ ये सब बताया। तो जो जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं ना, उस फैक्ट को आप वहीं पे याद करते जाओ। कम 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 करके बहुत कुछ याद हो जाएगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि हम एक दिन बैठ के सब कुछ याद करने की कोशिश करें कुछ नहीं हो पाता। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। छोटी छोटी बातों को आप याद करते जाओ। इन सेक्शन को कैजुअल मत लो। इस जो है हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शायद आपको लगता है कि बहुत कॉमन सी बातें बताई जा रही है, लेकिन इन कॉमन बातों को कैजुअल मत लो, इन बातों को सीरियसली लो और आप अपनी तैयारी को मुकम्मल बना लोगे, इस बात का मेरा दावा है। तो एंट्री नंबर 1 बात करता है कि आप लॉ बना सकते हो। किसके बारे में? क्रिमिनल के बारे में, ऑफेंसिव लॉ बना सकते हो। दूसरा क्या कहता है, एंट्री नंबर 2 क्या कहती है, आप क्रिमिनल कोड जो है उसके बारे में प्रोसीजर बना सकते हो। तीसरी एंट्री क्या कहती है कि आप क्या कर सकते हो, एविडेंस के बारे में या साक्ष्य के बारे में आप कानून बना सकते हो। कहाँ है ये? समवर्ती सूची के अंदर है। कौन सी लिस्ट के अंदर है ये? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर है। मतलब कि यहाँ पर जो कानून है वो राज्य भी बना सकता है और यहाँ पर जो कानून है वो स्टेट भी बना सकता है। क्या क्या हो सकता है? यहाँ कानून बनाया भी जा सकता है और कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। कानून बनाया भी जा सकता है, कानून में संशोधन भी किया जा सकता है। सेम ऐसे का ऐसा एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12 की मैंने जिक्र किया तो आप एक एंट्री और याद कर सकते हो, एंट्री नंबर 13। जो एंट्री नंबर 13 है वो किसके बारे में डील करती है? सीपीसी, सिविल प्रोसीजरल कोड के बारे में डील करती है। उसको आप याद कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए क्योंकि हम आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल कोड के बारे में, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि आईपीसी को बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंटर हमारा है, लेजिस्लेचर है, उसको किसने दी, या पार्लियामेंट को ये पावर कहां से मिलती है कि वो क्राइम के बारे में कानून बना सकता है। तो पावर कहां से मिलती है? हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 1 से। पावर कहां से मिलती है? प्रोसीजर बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 2 से। और पावर कहां से मिलती है स्टेट लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को? तो समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 12 से ये पावर मिलती है कि वो क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत से हमारे एक्ट ऐसे होते हैं जिन एक्ट के अंदर स्टेट अमेंडमेंट दिया जाता है। तो हमारे लिए ये जानना जितना जरूरी था कि कानून कौन बना सकता है क्राइम के मामले में, उतना ही जानना हमारे लिए जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर स्टेट अमेंडमेंट दिए होते हैं। बहुत से ऐसे एक्ट देखे होंगे आपने, जैसे आप इंडियन पेनल एक्ट आप खरीदते हो, आईपीसी ने आपने खरीद रखा होगा, तो आईपीसी के अंदर स्टेट अमेंडमेंट दिए होते हैं। राजस्थान ने ये अमेंडमेंट किया हुआ है, हरियाणा ने ये किया हुआ है, उत्तर प्रदेश ने ये किया हुआ है। जो आईपीसी आप पढ़ते हैं या जो आईपीसी हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वैसी ही वैसी आईपीसी हूबहू हरियाणा के अंदर लागू हो, हूबहू कर्नाटक के अंदर लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहां की सरकार ने अपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग उसमें कुछ संशोधन कर रखा हो सकता है कि राजस्थान की सरकार ने कुछ संशोधन कर रखा हो। तो जैसी आईपीसी हम पढ़ते हैं वैसी पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सल लागू हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेट अमेंडमेंट कैसे किए जा सकते हैं, कौन कौन से एक्ट के अंदर किए जा सकते हैं, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो एक बात ध्यान से देखिए, यदि कोई कानून जिसको केवल सेंटर बना सकता है, क्या उसके अंदर राज्य संशोधन कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर केवल और केवल किसको है? स्टेट को है। तो यदि कोई कानून यूनियन लिस्ट के विषय पर बनाया गया है तो उसमें कोई राज्य संशोधन कर ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। स्टेट लिस्ट में यदि कोई है तो सब्जेक्ट ही स्टेट का है, तो उस पर तो कानून बनाए चाहे संशोधन करे, उसकी मर्जी, कुछ भी कर सकता है, उस पर तो सारे उसके राइट हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि सेंटर का बनाया हुआ कानून है और उसके अंदर क्या है, स्टेट ने क्या किया है, संशोधन किया है, तो वो कौन सा कानून होता है हमारे पास? समवर्ती सूची का। एक बड़ा कानून जो है, यूनिवर्सल कानून जो है, वो सेंटर के द्वारा बना दिया जाता है। जैसे आईपीसी हम देखते हैं, सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून है। सीआरपीसी हम देखते हैं, सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून है। इंडियन एविडेंस एक्ट हम देखते हैं, वो भी किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा बनाए गए कानून है। लेकिन सेंटर के द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य क्या करते हैं? अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, संशोधित करते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं। कौन सी सूची के अकॉर्डिंग करते हैं? वो पावर कहां से मिली हुई है उनको? समवर्तियों की। ये जो विषय है एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 12, ये कहां पर है हमारे पास? समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय हैं, तो राज्य को भी ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? अमेंडमेंट कर सकता है।
तो ये हमने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जाने पहले, और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि आईपीसी को बनाने की पावर या क्रिमिनल लॉ को बनाने की पावर कहाँ पर दी गई है, इसको पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को, या किस वे के अंदर या किस एक्ट के अकॉर्डिंग या किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, स्टेट इसमें क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा स्टेट अमेंडमेंट, तो आपके माइंड के अंदर ये आ गया होगा क्या सर हमें हर राज्य ने जो संशोधन किए हुए हैं उन संशोधनों को याद करना पड़ेगा। भी राजस्थान ने अलग कर रखे होंगे, हरियाणा ने अलग कर रखे होंगे, कर्नाटक ने अलग कर रखे होंगे, और यदि आप कोई अच्छा जो बेयर एक्ट आप खरीदते हो तो उसके अंदर हर स्टेट का जो अमेंडमेंट होता है उसको दिया होता है कि इसने ये संशोधन कर रखे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे संशोधन याद करने पड़े। आपको केवल वो बेयर एक्ट लेना है जो आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट हो। यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जुडिशरी की, तो आपको वो बेयर एक्ट लेना है जिसके अंदर केवल और केवल राजस्थान के संशोधन दे रखे हो। यदि आप किसी दूसरे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, केवल उस स्टेट के जो संशोधन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। हर स्टेट के द्वारा किया गया संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिस स्टेट में आप जानना चाहते हो जुडिशरी के अंदर, केवल उसी के संशोधन आपने पढ़ने हैं, दूसरे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आप नॉलेज बाद में ले लेना, एग्जाम की दृष्टि से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो बहुत बड़ा एरिया है, कुछ भी आप पढ़ते रहो। ये तो हमने बात की कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है आईपीसी के अंदर जो विधायिका जो है उसका क्या रोल है। अब हम बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी के बारे में जैसे हमने कल भी जिक्र किया, बहुत बड़ा एक्ट है। इस एक्ट के अंदर 511 जो है सेक्शन है और उनको 23 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इन 23 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड, पहले तो आप ऐसा करो, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप नोटबुक अपने साथ लेके रखा करो और मेरे साथ साथ कम से कम ये जो मैं डायग्राम बनाता हूं इनको तो आप जरूर बनाने की कोशिश किया करो। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। यदि आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो तो और भी अच्छी बात है। आईपीसी 511 सेक्शन को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट के अंदर भाई? इनको डिवाइड किया गया है 23 पार्ट के अंदर। लेकिन यदि मैं इन 23 पार्ट को भी डिवाइड करने की कोशिश करता हूं या इनसे भी बड़ा यदि मैं डिवीजन करता हूं तो पूरे आईपीसी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। 23 पार्ट तो है ही है, लेकिन उन 23 का भी एक मैं मेजर डिवीजन कर सकता हूं और पूरी की पूरी आईपीसी को मैं 2 ही पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूं। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं और 23 पार्ट कौन कौन से हैं, 23 चैप्टर कौन कौन से हैं, इनकी रेंज मैंने कल आपको याद करवाई थी और उम्मीद करता हूं कि आपने वो रेंज याद कर ली होगी। यदि आपने वो अब तक रेंज याद नहीं की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। आप रेंज याद कीजिएगा और मैं वादा करता हूं आपसे, जो आपकी जो दिक्कत आ रही थी, सेक्शन याद नहीं होते, आपको धाराएं याद नहीं होती, वो दिक्कत मैं दूर कर दूंगा यदि आप मेरे साथ साथ चले। तो अभी मैं बात कर रहा हूं आईपीसी को 23 चैप्टर के अंदर या 511 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। इनको मैं मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? पहला पार्ट तो वो है जो हमारे पास जनरल प्रोविजंस हैं, जनरल सेक्शंस हैं। वो सेक्शन किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। और दूसरा वो है जो हमारे पास स्पेसिफिक ऑफेंस है। पहले हमारे पास क्या है, जनरल प्रोविजंस हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक। जनरल प्रोविजन मैंने कौन से बताए? वे प्रोविजन जो किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात नहीं करते हो, स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात नहीं करते हो, या वे प्रोविजन जो किसी भी इंडिपेंडेंट ऑफेंस की बात नहीं करते हो। मैंने यहां पे आपसे एक नया वर्ड यूज कर दिया, इंडिपेंडेंट ऑफेंस। इंडिपेंडेंट ऑफेंस मतलब स्वतंत्र अपराध। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये स्वतंत्र अपराध कौन सा है। देखो, लॉ के फील्ड में जब भी आपके सामने कोई नया शब्द आए ना तो उसको जानने की कोशिश करो कि ये नया शब्द क्या है और उसकी डेफिनेशन को जानने की कोशिश करो, क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन जो है आपके इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर, या डेफिनेटली आम जो क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन या मेन का क्वेश्चन है, उसमें 2 नंबर की डेफिनेशन जो मेन के क्वेश्चन में आ सकती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफेंस कौन सा होता है? ऐसा कोई भी कार्य जो अपने आप में एक ऑफेंस है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। ऐसा कोई भी कार्य जो अपने आप में अपराध हो, अपने आप में अपराध हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट
ऑफेंस। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया, खलास, मैंने किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया। तो मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को चाकू मारना अपने आप में अपराध हुआ या नहीं हुआ? चाकू मारना हो सकता है मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लग जाए, हार्ट का चार्ज लग जाए, ग्रीवियस हार्ट का चार्ज लग जाए, लेकिन चाकू मारना अपने आप में क्या है? एक अपराध है। तो ऐसा अपराध, चाकू मारना अपने आप में अपराध है, ऐसा अपराध क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट ऑफेंस। वही चीज यदि मैं दूसरे तरीके से आपसे बात करूं, तो मैंने एक बाजार में गया और मैं एक तेज धारदार चाकू खरीद के लाया, तो क्या चाकू खरीद के लाना एक अपराध है? चाकू खरीद के लाना अपराध नहीं है, चाकू मारना अपराध है। तो चाकू मारना जो है वो तो हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। अब ध्यान से देखना, मैं चाकू खरीद के लाया वो तो अपराध नहीं था, लेकिन मैं चाकू खरीद के लाया और बाद में पता चला कि मैंने उस चाकू का यूज क्या किया है? किसी व्यक्ति को मारने के लिए यूज किया है। यदि मैंने उस चाकू का यूज किसी व्यक्ति को मारने के लिए किया है, तब वो चाकू खरीदना भी मेरे लिए अपराध हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस चाकू को किसी व्यक्ति को मारने के लिए यूज किया था, मारने के लिए खरीदा था। तो ऐसे काम जो तब तक ऑफेंस नहीं होते जब तक वो अकेले रहते हैं, लेकिन उसके साथ आगे आने वाले जो एक्ट हैं, यदि वो एक्ट जुड़ जाते हैं तब वो यदि ऑफेंस बन जाते हैं, तो ऐसे ऑफेंस को हम कहते हैं डिपेंडेंट ऑफेंस। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट ऑफेंस। तो हमारे पास ऑफेंस भी दो तरीके के हैं, इंडिपेंडेंट ऑफेंस और दूसरा कौन सा है? डिपेंडेंट ऑफेंस। या ध्यान से देखो, एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मैं पेट्रोल पंप के ऊपर गया और मैंने क्या किया, पेट्रोल पंप वाले से बोला कि मेरे पास एक केन है, एक गैलन है, और इसके अंदर आप 5 लीटर पेट्रोल डाल दो। बहुत महंगा है सर 5 लीटर पेट्रोल, लेकिन मान लो, सपोज कर लो किया। वैसे मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, आज के टाइम में आप व्हीकल के अलावा किसी अदर कंटेनर के अंदर पेट्रोल नहीं ले सकते हैं, आपको नहीं दिया जाएगा लीगली प्रोसेस अकॉर्डिंग। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उस कंडीशन में आपको दिया जा सकता है, अदरवाइज कंटेनर के अंदर आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सपोज करो मैंने कंटेनर के अंदर 5 लीटर पेट्रोल ले लिया, तो क्या मेरा कंटेनर के अंदर पेट्रोल लेना मेरे लिए एक ऑफेंस है? बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सूरत के अंदर नहीं है। लेकिन हुआ क्या, मैंने वो 5 लीटर पेट्रोल लिया और उस पेट्रोल का यूज मैंने कर लिया एक डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में। अब वो डेड बॉडी किसी की भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि मैंने उस व्यक्ति को मारा हो या किसी और व्यक्ति ने मारा था, लेकिन मैंने उसके एविडेंस को छुपाने के लिए उसको पेट्रोल जो मैंने लिया था, उस पेट्रोल को क्या कर दिया, पेट्रोल से मैंने उसको जला दिया। अब ध्यान से देखना, मेरा वो 5 लीटर पेट्रोल खरीदना कोई अपराध नहीं था, जुर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उस 5 लीटर पेट्रोल का यूज किस चीज में किया, डेड बॉडी को जलाने के अंदर किया, या एविडेंस को मैंने क्या करना, डिस्ट्रॉय करने के लिए, साक्ष्य को छुपाना, ये क्या एक अपराध है। साक्ष्य को छुपाने के लिए जैसे ही मैंने उसका यूज किया, तो मेरा वो पेट्रोल खरीदना भी क्या हो गया, ऑफेंस हो गया, क्योंकि मैंने उसका यूज क्या किया था, साक्ष्य को छुपाने के लिए मैंने उसने यूज किया था। अकेला मेरा पेट्रोल खरीदना ऑफेंस नहीं था, लेकिन अगला जो काम मैंने किया उसकी वजह से मेरा वो काम भी क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। तो ऐसे ऑफेंस जो अकेले हमारे पास क्या है, ऑफेंस नहीं होते हैं, लेकिन जो किसी और के साथ जुड़कर, किसी दूसरे एक्ट के साथ जुड़कर, जो किसी दूसरे एक्ट के प्रभाव में आकर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऑफेंस बन जाते हैं, किसी दूसरे एक्ट के प्रभाव में आकर अपराध बन जाते हैं। ऐसे ऑफेंस को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ऑफेंस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि हमारे पास कौन से प्रोविजन, जनरल प्रोविजन ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑफेंस की बात नहीं करते या किसी इंडिपेंडेंट ऑफेंस की बात नहीं करते हैं। और ऐसे सेक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, आपने कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और मैं कुछ हद तक शामिल कर सकता हूं 5A को भी। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, स्टार मैंने क्यों लगाया है इसका जिक्र हम आगे वाली क्लास में करेंगे, लेकिन अब के लिए अपना याद रख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 5A तक, या मेरी सेक्शन की बात करता हूं, सेक्शन मेरे पास कौन से हैं, 1 से लेके 120B तक ऐसे सेक्शन हैं जो किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बात नहीं करते हैं। एक के अंदर चैप्टर नंबर 1 में क्या दिए हुए, कल हमने रेंज पढ़ी थी, आप अच्छे से जानते हो कि ये कहाँ पे लागू होगा, कहाँ पे लागू नहीं होगा। 2 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास परिभाषाएं दी गई है, एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। 3 में क्या दिया गया है, हमारे पास सजा कहाँ मिलेगी। 4 में क्या दिया गया, जो जनरल अपवाद हमारे पास क्या क्या है। 5 में क्या दिया गया, अबेंडमेंट क्या है, और 5A में क्या दिया हुआ है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है। तो ये सब कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक ऑफेंस की बात करता है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूँ
तो इधर हमारे पास क्या है, वो पार्ट है जो स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में ही बात करता है। मतलब यदि हम ये काम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, सीधी पनिशमेंट मिल जाएगी, हमें सजा मिल जाएगी यदि हमने ऐसा काम किया। तो ये इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफेंस हमारे पास है। और ये हमारे पास कहां से कहां तक है, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 23 नहीं, इसको भी मैं क्या करता हूं, स्पेसिफिक ही कर लेता हूं, चैप्टर नंबर 22 तक कर देता हूं। और यहां पर मैं चैप्टर नंबर 23 लिख रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर भी क्या लगा देता हूं भाई, स्टार लगा देता हूं। क्यों लगाया है, इसका जिक्र हम आगे आने वाले क्लास में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक। चैप्टर 23 का भी मैं यदि यहाँ पे सेक्शन लिखूं तो कौन सा सेक्शन है भाई, 511, एक ही सेक्शन है। यहाँ पर यदि हम बात करूं तो सेक्शन नंबर कौन सा आ गया, 121 से लेके सेक्शन नंबर 510 तक के जो ऑफेंस हमारे पास हैं वो ऐसे ऑफेंस है जो क्या है, स्पेसिफिक ऑफेंस है। अब इन स्पेसिफिक ऑफेंस को फिर मैं आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक ऑफेंस ऐसे हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट है, ऐसे स्पेसिफिक ऑफेंस जो किसके अगेंस्ट हो, पब्लिक के अगेंस्ट। और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस ऐसे होते हैं जो किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट होते हैं, पब्लिक के अगेंस्ट हैं। और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस हमारे पास ऐसे हैं जो किसके अगेंस्ट है भाई, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट है, अगेंस्ट पब्लिक और अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। पब्लिक से मेरा यहाँ मतलब क्या है, पब्लिक से मैं यदि स्पेसिफिक भाषा के अंदर आपसे बात करूं तो स्टेट या राज्य। वैसे तो आपने सुना होगा कि हर अपराध, सुना क्या होगा, सही भी है कि हर अपराध जो होता है वो किसके खिलाफ होता है भाई, राज्य के खिलाफ होता है, किसी भी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कोई अपराध नहीं होता। फिर आपको सर आपने प्राइवेट क्यों लिख दिया जी, यहाँ पे जो मेरा प्राइवेट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि इस ऑफेंस से जो इफेक्ट होने वाला पर्सन है ना, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कुछ एक लिमिटेड व्यक्ति होंगे, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, पूरा स्टेट उससे इफेक्टेड नहीं हो रहा, कुछ एक लिमिटेड व्यक्ति ही उससे इफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए मैं इन ऑफेंसेस को क्या नाम दे रहा हूँ, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस। और दूसरे ऑफेंस को मैंने क्या नाम दिया है, पब्लिक पर्सन के ऑफेंस अगेंस्ट इफेक्ट। जो ऑफेंस हमारे किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ। अभी मेरे दिमाग में मैंने एक बात बोली थी कि हमें पता है कि सारे जो ऑफेंस होते हैं वो किसके खिलाफ होते हैं, स्टेट के खिलाफ होते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या, कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हर ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट होता है। या दूसरा घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई केस दर्ज करवाते हैं तो उसका नाम जो है हम इस तरह से लिखते हैं कि XYZ पर्सन वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ स्टेट, कोई भी स्टेट, राजस्थान, बिहार, पंजाब। जैसे आपने सुना होगा केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक या केरला, है ना, ये आपने सुना होगा। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, स्टेट का जिक्र क्यों किया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि हर ऑफेंस क्या होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। तो स्टेट के अगेंस्ट क्यों होता है, इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन, यदि कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है, मान लो कोई व्यक्ति चोरी करता है, मान लो कोई व्यक्ति मर्डर करता है, कुछ भी करता है, तो वो जो अपराध कर रहा है वो मेरे खिलाफ या जिस व्यक्ति का उसने मर्डर किया है उसके खिलाफ तो किया ही किया, साथ ही साथ उसको जिस देश के अंदर वो रह रहा था उस देश के कानून ने उस व्यक्ति को वो अपराध करने से मना किया हुआ था। उसका कानून कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, उस देश का कानून ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति वो काम कर रहा है, अर्थात वो व्यक्ति उस देश के कानून को चुनौती दे रहा है कि तेने रोका था, रोक के दिखा, मैं तो ये काम कर रहा हूं। अर्थात वो उस व्यक्ति, जो स्टेट ने उसको काम करने से मना किया है, वो काम वो कर रहा है, अर्थात वो स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहा है। इसलिए भी कहा जाता है कि हर जो एक्ट होता है, हर जो अपराध होता है वो क्या होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। दूसरा इसका क्या रीजन होता है कि आपको पता है हमारी फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के अंदर हमारा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार आपको पता है, पर्सनल लिबर्टी का राइट, जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति आपके जीने के अधिकार को आपसे छीन नहीं सकता। अब ध्यान से देखना, चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे क्वेश्चन याद आ गया। आपकी फंडामेंटल राइट की रक्षा करना, इसकी प्राइमरी ड्यूटी जो है किसकी होती है, कि किस अथॉरिटी की प्राइमरी ड्यूटी है कि हर व्यक्ति की जो फंडामेंटल राइट है उसको मिलने चाहिए। आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट की, नहीं,
सुप्रीम कोर्ट तो तब अस्तित्व के अंदर आता है, या हाई कोर्ट जो है वो तब अस्तित्व के अंदर आते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो चुका होता है। मैं वायलेशन होने की बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा कि आपका वायलेशन हो गया तो आप कहां जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी ड्यूटी किसकी है कि आपके फंडामेंटल राइट सुरक्षित रहें। तो प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। ये स्टेट की ड्यूटी है कि हर व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उसको मिलने ही मिलने चाहिए, वो सुरक्षित रहने ही रहने चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ क्राइम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, उसको जीने का अधिकार है, उसको शान से जीने का अधिकार है, गर्व से जीने का अधिकार है। यदि कोई उसको थप्पड़ भी मार के जाता है, उसको हर्ट करता है, तो उसको जो गर्व से जीने का अधिकार था, शान से, लिबर्टी से जीने का अधिकार था, वो उसका अधिकार क्या हो रहा है? उसे छीना जा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऑफेंस करता है, इसका मतलब क्या है? स्टेट जो है वहां पर फेल हो रहा है कि वो आपके प्राइवेट जो आपके जो फंडामेंटल राइट देने का जो दायित्व है उसकी क्या कर सके? रक्षा कर सके। इसलिए भी ये कहा जाता है कि जो ऑफेंस है वो किसके अगेंस्ट हो रहा है? स्टेट के ऑफेंस। ये धारा बना दी गई है, ये एक सिस्टम बना दिया गया है कि हर ऑफेंस किसके अगेंस्ट होगा? स्टेट के ऑफेंस होगा। ये आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, या क्वेश्चन वैसे भी मेन सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। तो मैंने क्या कहा, मैं उस वेरिएशन में नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे ऑफेंस होंगे जिससे पूरी की पूरी पब्लिक या पूरे की पूरा स्टेट इफेक्टेड होने वाला है, और कुछ ऑफेंस जो है हमारे पास इस तरह के होंगे जिससे केवल कुछ एक लोगों का दायरा जो है वो लोग क्या होंगे? प्रभावित होने वाले हैं। तो ऐसे ऑफेंस को मैंने नाम दी है प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस, और ऐसे ऑफेंस को मैंने क्या नाम दिया है? पब्लिक पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस। तो ऐसे कौन कौन से ऑफेंस है जो हमारे पास पब्लिक के अगेंस्ट होने वाले हैं? तो वो हमारे पास ऑफेंस है सेक्शन नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। कुछ एक आधा यहाँ पे आपको ऐसा अपराध भी मिल सकते हैं जो जिसमें हमें प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट अपराध लग सकता है। तो मोस्ट ऑफ मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 15 के बीच में जो हमें ऑफेंस दिए गए हैं वो ऑफेंस क्या है? पब्लिक पर्सन के अगेंस्ट है। और बाकी जो बच गए वो हमारे पास क्या होगा? इधर होगा, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट होगा। चैप्टर नंबर कहाँ से लेकर? 16 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक। यदि मैं सेक्शन की बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 16 कहाँ से शुरू होता है भाई? 299 से शुरू होता है। कल ही हमने पढ़ा 299 से 377 तक चैप्टर नंबर 16 है। और कहां तक जाता है ये? 510 तक। लास्ट 22 में एंड हमारे पास कहां होता है? 510। और यदि इसकी बात करूं तो ये हमारे पास कहां से कहां तक है? 121 से लेके 298 तक। तो ये हमने मोटे मोटे रूप से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि जो पूरे का पूरा एरिया था, पूरी की पूरी आईपीसी थी, उसके अंदर कुछ हमारे पास जनरल ऑफेंस होंगे, कुछ हमारे पास कैसे ऑफेंस होंगे? स्पेसिफिक ऑफेंस होंगे। उसको फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया कि कुछ हमारे पास ऑफेंस कैसे होंगे? पब्लिक ऑफेंस होंगे, कुछ हमारे पास कौन से ऑफेंस होंगे? प्राइवेट ऑफेंस होंगे। और किसके अंदर कौन कौन सा हमारे पास चैप्टर रहेगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है। कल मैंने आपको रेंज याद करवाई थी परसों की वीडियो के अंदर। कल वीडियो हम नहीं बना पाए थे, कुछ टेक्निकल रीजन था, उसके रीजन की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए माफी चाहते हैं। परसों मैंने आपको जो वीडियो हमने अपलोड किया था उस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था? रेंज पूरी देखी थी आईपीसी की सेक्शन नंबर 1 से लेके 511 तक जो सेक्शन है कौन कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं, हर चैप्टर का नाम हमने देखा था, हर चैप्टर कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है उसके बारे में हमने देखा था। उम्मीद करता हूं आपने याद कर रखा होगा। यदि आपने याद नहीं किया है तो कल की क्लास शुरू होने से पहले आप वो याद जरूर कर लीजिएगा। यदि वो आपका याद होगा तभी हम आपको आगे आने वाले क्लासेस के अंदर मजा आएगा, नहीं तो आप देखते रह जाओगे। क्या कहा? आपकी यहां से यहां जाने वाला है, आपकी यहां भी नहीं बैठेगा, इतना ऊपर से जाने वाला है। तो आपका मकसद ये होगा कि यदि आप इस क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक बार उन सेक्शन को 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के पूरे की पूरी रेंज को आप जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आपने रेंज याद कर ली या जितना मैं आपको कह रहा हूं उतना याद कर लिया तो वादा है मेरा आपसे कि जिस दिन मैं 511वां सेक्शन करवा रहूँगा उस दिन आपको पहला सेक्शन भी याद होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने भाई कोई सीरियल देख रहे हैं तो हमने पहला सीरियल देखा, पहला एपिसोड देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, 100वां देखा। जिस दिन हम 100वां एपिसोड देख रहे थे किसी ने पूछा पहले दिन क्या हुआ था? हमें पता ही नहीं क्या हुआ था। वाई दिस कोलावेरी डी। तो ये कोलावेरी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप साथ साथ चलते रहिएगा और इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइएगा। तो अब तक यदि आपने सेक्शन याद नहीं किए तो सेक्शन याद, रेंज याद नहीं किया तो रेंज आप जरूर कीजिए। इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क, ये चार्ट आप बनाना और इस चार्ट को आप अपने जो बैरेक्ट है उसके अंदर आप चिपका सकते हो शुरू होने से पहले ही। होमवर्क आपका ये है कि यहाँ पर मैंने कहा 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे लिखना चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है?
प्रस्तावना है, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, पनिशमेंट, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, अपवाद, साधारण अपवाद है, और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है। इनके नाम क्या है और इनकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। यदि आपने ये होमवर्क कर लिया तो आपको ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। काफ़ी हद तक मैंने चार्ट कंप्लीट कर दिया है, इसके आगे का चार्ट आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। इसी तरह से इसमें 6, 7, 8 इस तरह से 15 तक, और यहाँ पर 16 से लेके कहाँ तक भाई 22 तक आप सेक्शन जरूर लिखिएगा। ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये शायद आपने बना लिया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। जितने जल्दी आप रेंज याद कर लोगे ना, जितना जल्दी आप रेंज याद कर लोगे उतना ही आपको फायदा होने वाला है। अब आप कहोगे सर ये जो आपने करवाया इसका फायदा क्या है, मैं आपको इसका फायदा बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जिस दिन हम तैयारी शुरू करते हैं उस दिन भी हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सेक्शन याद कैसे होंगे। और जिस दिन हम अपना पूरी तैयारी खत्म करके छोड़ते हैं, एग्जाम देने वाले जा रहे होते हैं एग्जाम देने के लिए, तब भी हमारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन होता है सेक्शन याद नहीं है। तो उसी जो क्वेश्चन जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत है, उसी को दूर करने की लिए कोशिश में मैं आपको ये एक एक करके मेथड बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने क्या किया, देखो 511 सेक्शन है ना पूरी आईपीसी जो है, आईपीसी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आईपीसी को तोड़ दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया। अंग्रेजों ने एक रूल जो एक मेथड यूज किया था, फूट डालो और राज करो, तो फूट डालो टुकड़े टुकड़े करो, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया था, लेकिन आईपीसी ने खुद को डिवाइड कर रखा है। केवल हमने ये जानना है कि डिवाइडेशन कहाँ कहाँ है। सपोज करो सबसे पहले यदि आईपीसी के सेक्शन याद करने हैं तो हम पहले क्या कर लें याद, कैटेगरी याद कर लेंगे। कैटेगरी कौन सी है, हमने अभी देखा 2 कैटेगरी हमारे पास, या तो जनरल होगा या क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। कोई भी ऑफेंस हमारे सामने आया, कोई भी ऑफेंस हमारे सामने आया, जैसे ऑफेंस आ गया, उसने व्यक्ति ने चोरी कर ली, सपोज करो हम ऑफेंस क्या आया हमारे सामने, चोरी कर ली। तो जैसे ही चोरी करनी हमारे सामने आया तो हमें पता, हम अपने माइंड के अंदर अपने आप सोचेंगे तो हमें पता चलेगा चोरी करना जो है ये स्पेसिफिक ऑफेंस है या जनरल बात है। भाई चोरी किया तो किसी व्यक्ति के घर से चोरी की होगी ना, कोई प्राइवेट पर्सन इफेक्टेड हुआ होगा तो स्पेसिफिक है। तो हमें ये पता चल गया कि चोरी करनी जनरल बात नहीं है, कौन सी बात है, स्पेसिफिक बात है। स्पेसिफिक के बात के भी अंदर हमें पता चल गया कि पब्लिक बात नहीं है, कौन सी बात है, प्राइवेट बात है। तो हम इस रेंज के अंदर आ गए ना, जो इतना एरिया था हमारा वो एरिया तो चला गया। कहां से कहां तक आ गए हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 22 के बीच में। अब हम केवल यहाँ पर ढूंढेंगे भी, इतना बड़ा एरिया तो हमने कवर कर लिया ना कि इसमें तो हमें नहीं ढूंढना, केवल यहाँ ढूंढना है। यदि हमें कैटेगरी याद हो जाती है तो उसके बाद हम क्या याद करेंगे, रेंज याद करेंगे। रेंज कौन सी, आपको ये इतना याद हो गया तो उसके बाद आप देखो कि चैप्टर नंबर 16 से लेकर 22 के बीच में कौन से चैप्टर के अंदर ये आना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं चोरी का, जैसे आपको याद आया तो आपको पता चला कि चैप्टर नंबर 17 एक था, ऐसा चैप्टर था जो किससे डील कर रहा था भाई, प्रॉपर्टी से डील कर रहा था, संपत्ति से। यदि चोरी हुई है तो किसी व्यक्ति की संपत्ति गई होगी, संपत्ति से डील करने वाला चैप्टर हमारे पास कौन सा था, 17 था। उसके बाद यदि हम आगे जाएंगे तो सब रेंज के अंदर जाएंगे। सब रेंज मैंने अभी आपको नहीं बताई है, लेकिन यदि आप अपनी आईपीसी खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर को, जो जितना बड़ा चैप्टर है उस चैप्टर को उतने ही टुकड़ों के अंदर बांटा गया है। हर चैप्टर को टुकड़ों के अंदर बांटा गया है। यदि हम बात करते हैं बॉडी के अगेंस्ट वाले ऑफेंस की, उसको भी अलग अलग पार्ट के अंदर बांटा गया है। पहले रेप वाले पार्ट हैं, मर्डर वाले पार्ट हैं, उसके बाद रेप वाले पार्ट हैं, उसके बाद जो छोटा बच्चा है उससे रिलेटेड पार्ट होते हैं, किडनैपिंग के पार्ट हैं, अबडक्शन के पार्ट हैं, ठगी के पार्ट हैं, ये सब पार्ट अलग अलग किए गए हैं। तो हम सब रेंज को याद करेंगे। अभी हमने रेंज याद किया ना, उसके बाद हम सब रेंज को याद कर लेंगे। तो जब हम चैप्टर 17 के अंदर जा रहे हैं तो चैप्टर 17 की भी हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। कौन सी रेंज, चोरी वाली रेंज हमारे सामने आ जाएगी। और जब हम इतना चले गए तो हमारे पास केवल 5 या 7 सेक्शन हमारे पास लास्ट में बचेंगे कि इन 5 या 7 सेक्शन में से एक होगा। तब हम लास्ट में क्या याद हो जाएगा हमें भाई, उस स्पेसिफिक सेक्शन तक भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि उन 5-7 सेक्शन के अंदर कुछ एक सेक्शन ऐसे भी होंगे जहां पे डेफिनेशन की बात की गई होगी, कुछ एक सेक्शन ऐसे होंगे जहां पे पनिशमेंट की बात की गई होगी। तो हम बड़ी आसानी से उस सेक्शन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे जाके धवा बोलते हैं सेक्शन। पहले दिन ही हम कहाँ जाते हैं, अभी सेक्शन पे जाते हैं, अभी ये हमें याद हो जाए, किसी भी सूरत में याद नहीं होने वाला। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। तो इस प्रोसेस से जाओ ना, कैटेगरी याद कर लो, उसके बाद रेंज के अंदर घुसो, रेंज के बाद सब रेंज के अंदर घुसो, सब रेंज के बाद सेक्शन में घुसो। क्यों नहीं याद होगा भाई, सेक्शन खुद बोलेगा मैं तुझे याद हूं, तू मुझे भूल के तो दिखा। हो ही नहीं सकता कि आपको सेक्शन याद नहीं हो। तो अभी हमने चर्चा की आईपीसी को किस कैटेगरी के अंदर, आईपीसी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किन किन कैटेगरियों के अंदर बांट सकते हैं।
मैं आईपीसी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको अभी मैंने एक डेट बताई थी आईपीसी के इन्फोर्स होने की। इंडियन पिनल कोड कब इन्फोर्स हुआ था, अभी कब लागू हुआ था? 1/1/1862, या इसी एक्ट जो है कब का है, आईपीसी 1860 45, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग का मुझे पता नहीं, कि इंडिया का जो सबसे बड़ा कानून जो है, जिस कानून के अधीन सभी अदर कानून हमारे काम करते हैं, सबसे बड़ा कानून जो है वो तो हमारा क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सभी जानते हैं भाई, भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने भी अदर कानून हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन ही काम करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर काम नहीं कर सकते। यदि ऐसी कोई बात जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए के साथ रिलेट नहीं होती है तो उसको हटा दिया जाएगा, उसको रखा नहीं जाएगा, ये आप सभी जानते हो। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ हमारा? यदि पूरे तौर पे हम लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यदि थोड़े से हम बात करते हैं 26 नवंबर को भी हो गया था, लेकिन पूरे तौर पे कब हुआ था अभी? 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो एक बात मेरे दिमाग के अंदर आती है कि ऐसा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 के अंदर लागू हुआ, लेकिन जो आईपीसी है वो तो 1862 के अंदर ही बन गई थी, 1862 में लागू हो गई थी। बन तो 1860 में गई थी, 1862 में लागू हो गई थी, फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी लागू है। ऐसा क्या है? ये जब संविधान बनाया गया तो क्या पीछे वाले कानून डिलीट नहीं किए गए? क्या पीछे वाले कानून वैसे के वैसे चलते आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी जो पावर है, कौन से सेक्शन के तहत या कौन से आर्टिकल के तहत ये ऐसा कहाँ लिखा गया है कि जो पुराने वाले कानून हैं वो लागू रहेंगे? आप 1 मिनट सोचिए और जवाब दीजिए। न केवल आईपीसी, बहुत से हम कानून ऐसे देखते हैं। आज हमने 2 ऐसे कानून का जिक्र किया। इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके मैंने इन्फोर्स होने की तारीख आपको बताई थी, क्या बताई थी? 1 सितंबर 1872। ये भी क्या है भाई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले हैं। तो ऐसा कहां पर लिखा गया है कि आईपीसी लागू रह सकती है? ऐसा कहां पर लिखा गया है भी सीआरपीसी लागू रह सकती है? बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो सोच रहे होंगे आर्टिकल नंबर 13 के अंदर सर ऐसा लिखा गया है। ये देखो, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है या प्री के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले का कोई भी कानून जो जो हमारे फंडामेंटल राइट से मैच नहीं खाता है उसको हटा दिया जाएगा, जो मैच खाता है उसको रख लिया जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 13 की यदि आप बात कर रहे हो, आर्टिकल नंबर 13, फिर वही बात, रेंज मेथड जो है ना हर जगह काम आएगा। उसकी जो रेंज मेथड हमारा है ना, उसकी मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच उसका बता रहा हूँ, उसकी उपयोगिता क्या है हमारे पास वो बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल नंबर 13 जो है ना किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 13 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर आता है। पार्ट नंबर 3 मतलब कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है बताओ? कहाँ से कहाँ तक है पार्ट नंबर 3 हमारा? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के बीच में यदि कोई बात लिखी गई है तो वो किसके बारे में लिखी गई है भाई? फंडामेंटल राइट के बारे में लिखी गई है। तो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर जो लिखा हुआ है ना वो केवल और केवल किसके बारे में लिखा गया है भाई? फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा गया है। आईपीसी हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? सीआरपीसी हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? चलो सीआरपीसी तो बाद में चेंज कर दिया हमने 1973 के अंदर। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं ना। तो ये आर्टिकल 13 वाला आंसर जो है ये तो क्या हो जाता है भाई? गलत हो जाता है। तो आर्टिकल 13 नहीं तो और क्या? हाँ भाई, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो। कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा, कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है, पार्ट नंबर 21। कौन सा भाग भाई? भाग नंबर 21। कहाँ से कहाँ तक है? 369 से लेके 392 तक। सर पार्ट नंबर 21 तक हम कभी पहुंचे ही नहीं जी। कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही फिनिश कर दिया, यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं। पहुंचना पड़ेगा। आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होते ना तो ये आपको नहीं पढ़ाया जाता है, मोस्टली क्लासेस के अंदर आपको ये नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हम हमारे कोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब आर्टिकल नंबर 1 से लेकर लास्ट आर्टिकल तक हमें 395 तक हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 21 362 से
92। इस पार्ट का नाम क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। कौन कौन से हैं? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अस्थायी, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन और स्पेशल विशेष प्रावधान। देखो ध्यान से देखो, जो मैंने रेंज लिखी है इसके अंदर 370 भी आता था जिसको हटा दिया गया है। वो क्या था? टेम्परेरी प्रोविजन था, ट्रांजिशनल प्रोविजन था, स्पेशल प्रोविजन था। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए। टेम्परेरी था इसलिए हटा दिया, स्पेशल था इसलिए हटा दिया। और बहुत से स्टेट ऐसे हैं, या जितने भी मैं बात कर रहा हूँ ना 362 से 392 तक, सभी के सभी टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है। इस प्रोविजन के अंदर एक हमारे पास पार्ट आता है, आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 372। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 372। और इसी आर्टिकल नंबर 372 के अंदर लिखा हुआ है विद्यमान विधियों का प्रवर्त रहना। यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है? विद्यमान विधियों का प्रवर्त रहना तथा उनका अनुकूलन। विद्यमान विधियों का प्रवर्त रहना तथा उनका अनुकूलन कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 372। इंग्लिश में यदि मैं बोलूँ तो क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ एंड देयर एडॉप्टेशन। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 372। मतलब कि ये कहता है 372 कॉन्स्टिट्यूशन के लगने के बाद भी इससे पहले की जो विधियां थी वो हूबहू लागू रहेगी। कब तक लागू रहेगी? जब तक किसी प्रोविजन के द्वारा या किसी पार्लियामेंट के द्वारा उनको क्या नहीं कर दिया जाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उनको रद्द नहीं कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल नंबर 372 के तहत आज भी हमारे पास विद्यमान है। कौन सा भाई? आज भी हमारे पास विद्यमान है। जो पुराने एक्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले के एक्ट हैं, उनको हम आज भी काम में लेते हैं। आज की क्लास में केवल हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज की क्लास फिनिश करते हैं। फिर हम कल आगे आईपीसी के सभी प्रोविजंस को, एक एक सेक्शन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज की क्लास में केवल एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड के अंदर आना चाहिए था, उस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसके बाद अपने खत्म करते हैं। इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो निर्वचन हमारा सब्जेक्ट है, निर्वचन, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम देखते हैं, मैंने लिखा आईपीसी, है ना, और दूसरी तरफ मैंने ये भी क्या लिखा था? इंडियन एविडेंस एक्ट। तो बहुत से ऐसे हम एक्ट पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं जिसमें लास्ट में सी लिखा होता है, जिस कोड जिसका मतलब होता है, लास्ट में ए लिखा होता है जिसका मतलब क्या होता है? एक्ट होता है। सीआरपीसी, सीपीसी, इनके पीछे क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब हम पढ़ते हैं, उनके पीछे क्या लिखा हुआ है? एक्ट लिखा हुआ है। तो कोड में और एक्ट में क्या अंतर है? कोड में और एक्ट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए नया शब्द है तो हमारे लिए जानना जरूरी है, हमारा ये फर्ज बनता है यदि एक भी व्यक्ति नहीं जानता है। तो कोड किसे कहते हैं? जब भी कोई कोड बनाया जाता है ना, कोई बड़ा एक्ट बनाया जाता है, तो उस टाइम क्या किया जाता है कि उस टाइम जितनी भी विधियां या जितने भी कानून चल रहे होते हैं, उन कई कानून को, एक नहीं, एक से ज्यादा कई कानून को, 5, 6, 10, 15 कई कानूनों को इकट्ठा किया जाता है और उनको एक जगह इकट्ठा करके एक कानून बना दिया जाता है। तो जो उन सभी को इकट्ठा करके एक जगह रखा गया और कई कानूनों की जगह पे एक नया कानून बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं कोड, और हिंदी में क्या कहते हैं? संहिता। हिंदी में क्या कहते हैं? संहिता। भारतीय दंड संहिता, है ना। तो यदि कई कानूनों को इकट्ठा करके उनकी जगह एक नया कानून बना दिया जाता है तो उसको हम कोड कहते हैं। और एक्ट क्या है? एक्ट तो किसी एक स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए एक्ट है। जैसे हम एविडेंस एक्ट की बात करें तो केवल साक्ष्य के बारे में ही बात कर रहा है, साक्ष्य कैसे लिए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं तो केवल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इंडियन पिनल कोड की बात करें तो ये जितने भी क्राइम थे, हमने जो 23 चैप्टर किए ना, वो 23 एक्ट जैसे ही हैं, एक हिसाब से। ये आप देखो भी, हर कोई एक अलग क्राइम, और हर क्राइम को इसके अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो 1860 से पहले जितने भी क्राइम थे, चाहे हमारे पास कोडेड फॉर्म के अंदर, लिखित फॉर्म के अंदर जो एक्ट थे या नहीं थे, लेकिन चाहे ट्रेडिशंस हमारे चल रहे थे, चाहे रूढ़ियां हमारे यहाँ चल रही थी, चाहे हमारे ओरल फॉर्म के अंदर जो भी कानून चल रहे थे, या कुछ लिखित कानून भी हो सकते हैं, उन सभी कानून को हटा दिया गया और उनकी जगह पे एक नया कानून हमारे पास आया था, आईपीसी। इसलिए इसको क्या कहा गया है? कोड कहा गया है। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक सीमित रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप आज की क्लास आपके लिए कुछ फायदेमंद रही होगी।
फिर मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि इन क्लासेस का आपने फ़ायदा उठाना है और रियल में आप अपने गोल तक जाना चाहते हैं, तो जो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को आप जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदा होगा। फिर मैं कहता हूं होमवर्क आपको केवल एक ही है आपके लिए। सबसे पहले आपने क्या याद करनी है? रेंज याद करनी है। तो कल की क्लास शुरू होने से पहले आपको 1 से लेकर 23 तक चैप्टर की पूरी रेंज याद होनी चाहिए। यदि आपने आधा घंटा 1 घंटा भी उनको अच्छे से दे दिया तो आपको वो रेंज बहुत अच्छे से याद हो जाने वाली है। आप उनको रेंज याद कीजिएगा। कल हम फिर से आईपीसी के नए प्रोविजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।